लूना ने चिंग से पूछा, क्या वह ठीक है? जो सोर्ड्समैन ने खड़े होकर हां कहा, लेकिन फिर उसने सामने वाले पर ध्यान दिया और पूछा, क्या वे सच में वही हैं जो दिखते हैं? फिर पता चला कि हाइमरडिंगर ने खुद को बचाने के लिए लेपिंग की नाइफ का इस्तेमाल किया। फिर उसने सोचा, क्या यही वो जगह है जहां हीरो ने उन्हें उनकी मिशन दी थी? गीजी जो उनके साथ थी, उसने हां कहा और बताया कि उसके डिसाइपल के साथ बाकी लोग भी हीरो द्वारा चुने गए थे। पियस भी वहां थी और नए लोगों से मिलकर खुश हुई। वह सबको नमस्ते कहती है और पूछती है क्या कोई उसे मैजिक सिखा सकता है। जी ने बॉस को थैंक्स कहा कि उसने उसका इंतजार किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, और उसका और ड्वार्फ किंग का स्वागत किया। सबके साथ पाइथस ने बताया कैसे हीरो और डीमन क्वीन की मदद से वह किंगडम ऑफ एरिस्टोटल की नई मोनार्क बनी। वहीं हाइमरडिंगर ने कहा कि वे भी मदद करेंगे ड्वार्फ किंगडम की एस लेवल वेपन्स की क्राइसिस को सुलझाने में, क्योंकि अब वे वेपन्स मास प्रोड्यूस होकर कभी भी बांटे जा सकते हैं। यह सुनकर एना ने चुपचाप सोचा, क्या वे सच में लेजेंडरी हीरो और डीमन क्वीन हैं? और अब वह समझ गई कि जब उन्होंने उस इंसान की बात की थी तो वह उस कपल के बारे में थी। लूना ने भी धीरे से जवाब दिया, शक करते हुए कि क्या यह सच है, क्योंकि वह मानती थी कि वे मर चुके थे। तब पाइथियस कहती है कि उसका नया मॉडल बेहतर हुआ है लिपिंग के मैकेनिकल डॉग को देखकर। वह खुशी से जोड़ती है कि यह उसका पहली बार बाहर की दुनिया में आना है और वह सबके साथ अच्छे से रहने की उम्मीद करती है। अलिफ कहता है कि यह अजीब है कि किसी की आइडेंटिटी इतनी सीधी तरह से पता चल जाए। उसी समय लूना थोड़ा सोचती है और अपनी बहन से पूछती है कि क्या नाम लिपिंग उसे जाना पहचाना लगता है। अंकल बॉस अपनी बेटी से कहता है कि पहले ड्वार्फ किंग डीमन क्वीन का सहायक था और शायद अब मिलकर उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं रही। यंग एल्फ समझकर सिर हिलाती है। फिर ड्वार्फ किंग गंभीर होकर पूछता है कि क्या अभी तक वे हॉट स्प्रिंग्स नहीं ढूंढ पाए जो हीरो ने बताई थी। वह याद करता है कि उसकी मेमोरी के अनुसार 500 साल पहले इस वॉल्केनिक इलाके में बहुत अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स थे जो मैजिक से भरे थे। बॉस बताता है कि उन दिनों में वह पूरे वॉल्केनिक इलाके में ढूंढ रहा था, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिली। इलिफ जोड़ती है कि उसके क्लैन के खास सीड्स जो 100 मीटर गहराई तक अंडरग्राउंड वाटर ढूंढ सकते हैं, वहां कुछ भी महसूस नहीं कर पाए। पाइथियस हैरानी से पूछती है कि क्या उस इलाके में पानी ढूंढना वाकई इतना मुश्किल है। एल्फ का पिता उसके शब्दों से चौंक कर पूछता है कि क्या उसके पास कोई सॉल्यूशन है जिससे इलिफ खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। फिर पाइथियस पूछती है कि क्या वे मैजिक यूज करना जानते हैं और वह सजेस्ट करती है कि पानी बुलाने के लिए एलिमेंटल स्पेल्स ट्राई करें। यह सुनकर लूना थोड़ा हंसती है और कहती है कि उसे लगा था पाइथियस कुछ और समझदारी की बात कहेगी। अना मान जाती है और जोड़ती है कि उसे अरिस्टोटल की क्वीन थोड़ी फनी लगती है। यंग वुमन थोड़ी शर्माते हुए माफी मांगती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। एनी समझाती है कि अगर एलिमेंटल मैजिक कमजोर नहीं हुई होती तो वे इसका इस्तेमाल पानी की प्रॉब्लम सुलझाने में कर सकते थे। पाइथियस इंटरेस्ट से पूछती है कि एलिमेंटल मैजिक कमजोर क्यों हो गई। विच ऑफ पैराडाइज उसे बताती है कि रिकॉर्ड के अनुसार 400 साल पहले हीरो के कॉन्टिनेंट से एलिमेंटल स्पिरिट अचानक गायब हो गई थी और कोई नहीं जानता क्यों। लेकिन यंग क्वीन अब भी ठीक से नहीं समझती और सबसे माफी मांगती है क्योंकि उसने कभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के बारे में नहीं सुना था। वह सोचती है कि शायद उसकी लाइब्रेरी की मैजिक बुक्स पुरानी हैं और उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। एनी बताती है कि स्पिरिट्स की ब्लेसिंग के बिना एलिमेंटल मैजिक इंटरमीडिएट लेवल पर ही रुक जाती है और एडवांस्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन स्पिरिट्स के गायब होने से 400 साल पहले एक मैजिकल रेवोल्यूशन हुआ जिसमें नए स्पेल्स बनना शुरू हुए। वह बताती है कि पानी एलिमेंट का सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट स्पेल है वाटर बॉल टेक्निक, लेकिन इसमें एनवायरनमेंट से मॉइस्चर खींचनी पड़ती है, इसलिए यह ड्राई एयर वाले वॉल्केनिक रीजन में काम नहीं करता। पाइथस सब समझ जाती है और उसकी बात के लिए थैंक्स कहती है। वह यह भी सोचती है कि बेसिक मैजिक न जानना शर्म की बात थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानेगी और डीमन क्वीन को पकड़ने की कोशिश करेगी। फिर हाइमरडिंगर एक आइडिया देता है, क्या हो अगर वे पानी सीधा वहां ले आएं। वह समझाता है कि गीजी की सोर्ड्समैनशिप से
वे दूर की लेक से एक रास्ता बना सकते हैं। वुमन जवाब देती है कि वह ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। अना कहती है कि वह अपनी आंट की बात समझती है और पूछती है कि क्या वह मना इसलिए कर रही हैं ताकि वे तीनों मिलकर काम करें। लूना अपनी तरफ से बताती है कि पास की लेक 10,000 मीटर दूर है और सोचती है कि वे ऐसा कैसे करेंगे। आखिर में चिंग कहती है कि वे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गीजी सबको रोकती है और कहती है कि थोड़ा सोचें। वह समझाती है कि पूरे इकोसिस्टम को बदलना एक एनवायरमेंटल डिजास्टर ला सकता है, जिससे कई क्रीचर्स प्रभावित होंगे और कुछ तो शायद खत्म भी हो जाए। वह सोचती है कि क्या सिर्फ कुछ हॉट स्प्रिंग्स के लिए ऐसा करना सही है। उसे लगता है कि यही बात हीरो उन्हें समझाना चाहता था। उस समय हीरो की ग्रुप के सबसे ताकतवर मेंबर्स कुछ समझ जाते हैं। वे सब एक सच्चाई को पहचानते हैं। अगर वे सिर्फ रिवॉर्ड के लिए मिशन पर ध्यान देंगे तो जल्दी ही हीरो की असली सोच भूल जाएंगे और लालच में पड़कर भारी नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हीरो की नजर में वे बस काउंटर वेट्स हैं। आखिरी फैसला रिवॉर्ड मिलेगा या डिस्ट्रक्शन, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वे डेस्टिनी के उस पल में क्या चॉइस करते हैं। एनी कहती है कि जीजी की बातों का बहुत मतलब है। वह याद करती है कि जब क्वीन और हीरो ने उसकी मदद की थी तो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने उसके दिल को प्योर महसूस किया था। लेकिन वह यह भी याद करती है कि जब वह गिजी और मिस्टर बॉस से मुकाबला कर रही थी तो उसे लगा कि उसका दिल खराब होने लगा है। वह मानती है कि शुक्र है मिस गिजी ने उसे समय पर समझाया। हाइमरडिंगर कहता है कि यह सोच सही है और अगर वे ताकत के लिए जाने लेंगे तो वे डार्क गिल्ड के जैसे ही हो जाएंगे। फिर पाइथियस को एक नया आइडिया आता है, क्यों ना पानी को नीचे से लाया जाए। वह बताती है कि वे समुंदर से 100 मीटर नीचे एक रास्ता खोद सकते हैं, जिससे पानी की दिक्कत बिना ऊपर को नुकसान किए हल हो जाएगी। लूना यह सुनकर उसका मजाक उड़ाती है और थोड़ा हंसते हुए कहती है कि उसे लगा वह कोई और पागल आइडिया बताएगी। फिर वह पूछती है कि अगर यह इतना आसान है तो वह खुद क्यों नहीं कर लेती। लेकिन सबको हैरानी होती है जब पाइथियस कहती है कि वह यह करेगी और सब कुछ उस पर छोड़ने को कहती है। वह अपने बड़े से रोबोट की तरफ इशारा करती है और बताती है कि इस नए सोल्जर से वह खुदाई 7 दिन में पूरी कर लेगी। अंकल बॉस जोड़ते हैं कि अगर ज्यादा लोग मदद करें तो कुछ भी मुमकिन है। वह बताते हैं कि जैसे ही उन्हें पानी मिलेगा वह और इलाइफ एल्विन जंगल से बीज लाकर आसपास हरियाली फिर से लाएंगे। हाइमरडिंगर भी मदद करना चाहता है और वह हॉट स्प्रिंग होटल के लिए फर्नीचर बनाने की बात करता है। वह यहां तक कहता है कि वह एस क्लास कुर्सियां बनाएगा। पायस कहती है कि उसके पास होटल डिजाइन और हॉट स्प्रिंग्स एरिया के लिए कुछ नए आइडिया हैं। वह उत्सुकता से पूछती है कि क्या वे कुछ ज्वालामुखी पत्थर इकट्ठा करने में उसकी मदद करेंगे। एनी कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह अपने डॉल से सामान ले जा सकती है। गिजी भी मदद करना चाहती है और कहती है कि वह सामान काटने और जगह सुरक्षित करने का काम अपनी मास्टर सोर्ड्समैन वाली गिल्ड के साथ कर सकती है। अंकल बॉस पीछे नहीं रहना चाहता और कहता है कि वजह चाहे जो भी हो, सब एक साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं। इलाइफ जोड़ती है कि यह माहौल सच में प्रेरणादायक है। यहां तक कि अगवारे भी खुश लगता है और कहता है कि उसने पिछली बार इतनी एकता 500 साल पहले देखी थी जब सबने हीरो और डीमन क्वीन का सपना साझा किया था। फिर सब अपने हाथ जोड़ते हैं और एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि अब वे सच में एक हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 1000 मीटर नीचे ज्ञानी मल्फॉय चुपचाप आराम कर रहा था। वह सोचता है कि हाइमरडिंगर, गिजी और जिम की लाइन वहां क्यों जमा हुई है। वह दिमाग में सोचता है कि क्या उन्हें उसका ठिकाना मिल गया है, लेकिन मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मास्टर के जादू से बनी बैरियर को कोई पकड़ नहीं सकता। वह यह भी सोचता है कि नंबर 24 फिर से गायब हो गया है और सोचता है कि क्या उसने भी उसे धोखा दे दिया है। वह सोचता है कि यह बहुत गलत है, खासकर अब जब वह मास्टर का जादू अपने अंदर खींच रहा है और खुद हिल नहीं सकता। फिर भी वह कहता है कि जैसे ही वह यह पूरा कर लेगा वे सब उसके लॉर्ड के लिए बलि होंगे। उसी समय हीरो के मैदान में बहुत से मॉन्स्टर्स जमा थे। उनमें से एक बर्फीली किरण छोड़ता है, लेकिन एक विशाल सांप उस हमले से बच जाता है और अपनी पकड़ से उसे जकड़ लेता है, जिससे वह हिल नहीं पाता। मगर फिर आग वाले हमले आसमान से गिरने लगते हैं जो जमीन को तबाह कर देते हैं। इसे मीटियर फ्लेम कहा जाता है, जो एक और मॉन्स्टर करता है
या कहें इमॉर्टल फिनिक्स। जब वह पक्षी सोचता है कि उसने जीत ली, एक ताकतवर हमला उसे लगता है यह ऑल लॉर्ड ऑफ द मैमथ्स का काम था। लेकिन उसी वक्त एक प्राणी एक जुत्सु करने लगता है। टोटोर्ड लॉर्ड अपनी जीभ फेंकता है, मैमथ को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे धरती टूट जाती है। फिर जब वह अपनी जीभ वापस खींचता है तो वह उसे उठने और फिर से लड़ने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ें, कोई उनके हाथ साफ करता है और कहता है कि अटैक्स बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। टोड यह सुनकर कि यह किसने कहा, घूमता है और देखता है वंगाई को। छोटा डॉग कहता है कि लगता है ओल्ड क्रोकर ने कूप में चिकन्स का मास्टर बनने का उसका आइडिया सही से फॉलो किया है। ओल्ड टोड जवाब देता है कि सर्वाइवल के प्रेशर के बिना मैजिकल बीस्ट्स आलसी हो गए हैं, मोटे हो गए हैं और अब उनका मांस मजबूत नहीं रहा। लेकिन अपनी लास्ट रिपोर्ट के बाद उसने उन्हें ट्रेनिंग को तेज करने का ऑर्डर दिया ताकि वे सबसे अच्छी हालत में रहें। फिर वोंग काई उसे बताता है कि प्रोटेक्शन फी फिर से देने का समय आ गया है। टोड थोड़ा हंसता है और कहता है कि प्रोटेक्शन फी से ज्यादा यह तो क्रिएटर को एक सच्ची भेंट कही जा सकती है। फिर बताया जाता है कि मैजिकल बीस्ट्स के बड़े मैदान में जो लकी होते हैं क्रिएटर की नजर में आने के लिए, उन्हें चोजन चिल्ड्रन कहा जाता है। क्रिएटर के सामने ये छोटे जीव फ्लैश और ब्लड बनकर डिवाइन नरिशमेंट बनते हैं। लेकिन मौत अंत नहीं है। डिकॉम्पोजिशन, रिकॉम्पोजिशन और यूनिवर्स के लॉज की खोज से एवोल्यूशन असली इटर्निटी को दर्शाता है। क्योंकि जब कोई जीव क्रिएटर द्वारा खा लिया जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया से गुजरता है, तब उसकी एवोल्यूशन से एक नया जीव जन्म लेता है। बुद्धिमान टोड वनकाई को बताता है कि इस साल मैजिकल बीस्ट्स के प्रेरी का एवरेज मैजिक लेवल मैजिकल स्पिरिट लेवल से बढ़कर मैजिकल सॉवरेन लेवल हो गया है। फिर वह पूछता है कि क्रिएटर इस महीने कौन सा इंग्रेडिएंट चाहेगा। वह याद दिलाता है कि हर इंग्रेडिएंट एक नए जीव को जन्म देता है। जैसे कि जो जूसी और टेंडर टेक्सचर वाले होते हैं वे एक मैजिकल बर्ड बनाते हैं, जो फर्म टेक्सचर वाले होते हैं वे एक ईल जैसे जीव को बनाते हैं, जो स्वादिष्ट लेकिन इंटेंस नहीं होते वे मैमथ जैसे जीव को बनाते हैं, और जो स्वादिष्ट पर हल्के फ्लेवर वाले होते हैं वे लैम जैसे जीव बनते हैं। यह सब सुनकर वनकाई को याद आता है कि उसका मास्टर कह रहा था कि उसने काफी टाइम से वॉक बुलफ्रॉग नहीं खाया। यह सुनकर वाइज टोड अपनी जान को लेकर डर जाता है। उसे डर लगता है कि शायद अब उसका अंत आ गया है। इसी दौरान हीरो के घर में कुछ हो रहा होता है, क्योंकि क्वीन आराम से मसाज का आनंद ले रही होती है। वह हीरो से कहती है कि थोड़ा नरम हाथों से करे क्योंकि वह बहुत जोर से दबा रहा है। हीरो ध्यान से उसके पैरों की मालिश कर रहा है। एक पॉइंट पर वह कहता है कि बाद में करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ जवाब देती है कि थोड़े पेन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसे कुछ महसूस होने लगता है जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लिपिंग उसे बताता है कि उसने अभी शुरू भी नहीं किया, लेकिन वह पूछती है कि क्या वह पहले मेंटल तैयारी कर सकती है। लेकिन वह तुरंत अपना माइंड बदलती है और कहती है कि ज्यादा बात मत कर, शुरू कर। फिर हीरो समझाता है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक कहावत है, अगर दर्द होता है तो फ्लो नहीं हो रहा, अगर फ्लो हो रहा है तो दर्द नहीं होता। वह यह भी कहता है कि फुट मसाज शुरू में दर्द देगा, लेकिन एनर्जी फ्लो होने पर राहत और आराम देगा। वह भरोसा दिलाता है कि वह धीरे धीरे सॉफ्ट से डीप जाएगा और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं। क्वीन कुछ नहीं कहती और लेपिंग कहता है कि वह सोल की स्क्रैपिंग से शुरू करेगा, जिससे पूरा शरीर रिलैक्स होगा। जैसे ही वह शुरू करता है, एलिजाबेथ बस दर्द, खुजली और प्लेजर को महसूस करती है जो इन कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई से होता है। उसकी सेंसेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। इसेंशियल ऑयल्स की खुशबू के साथ ये स्टिमुलाई उसे ट्रांसेंडेंस की तरफ ले जाती है। वह सोचती है कि वह इस ट्रिक को समझ सकती है। तभी लेपिंग अनाउंस करता है कि वह ऑफिशियली योंगक्वान पॉइंट से शुरू करेगा, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो सोल पर होता है। इस सिंपल स्टिमुलस से क्वीन बैम्बू रेल्म पहुंच जाती है। वहां वह सोचती है कि बैम्बू के नोड्स खाली होते हैं, लेकिन एरो की तरह बढ़ते हैं। इसलिए जब मैजिकल पावर को चैनल किया जाए तो 30% स्पेस खाली रखना चाहिए, वरना एक्सेस से वह रुक सकता है। वह उस रेल्म में ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि हीरो एक और स्टिमुलस टाइचोंग पॉइंट प्रेस करता है जो उसे लोटस रेल्म में भेजता है।
सराउंडिंग्स को देखते हुए वह सोचती है कि लोटस मिट्टी से जन्म लेता है, लेकिन दाग नहीं लगता। वह साफ पानी में नहाता है, फिर भी वल्गर नहीं बनता। वह अंदर से हॉलो होता है और बाहर से सीधा, बिना उलझन या शाखाओं के। फिर से लेपिंग एक और पॉइंट दबाता है, जुसानी पॉइंट, जो पैर पर होता है। इससे वह ऑर्किड रेल्म में पहुंचती है। सीनरी को देखते हुए वह सोचती है कि 100 मीटर बर्फ से ढकी क्लिफ पर भी सुंदर ब्रांचेस खिलती हैं। वे दूसरों से सुंदरता में कंपीट नहीं करती, वे अकेले खिलती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड में अपनी खुशबू फैलाती हैं। कुछ सेकंड्स बाद लेपिंग सोनिया जाओ पॉइंट स्टिमुलेट करता है और क्वीन को लिली रेल्म में भेजता है। वहां वह सोचती है कि एक शांत रूम में ऑर्किड एक चार्म फैलाता है जो दिल को छूता है, और असली ताकत दुनिया को डराने की नहीं होती, असली ताकत खुद को जानने में होती है। तभी क्वीन अपना पैर लिपिंग के हाथ से हटा लेती है। वह कुछ महसूस करती है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है, उस डायमेंशन में एक नया रूप लेने लगती है। और वह सेक्रेड मोड था, लेकिन वह जल्दी ही रियल वर्ल्ड में लौट आती है और बेड पर गिर जाती है। यह देखकर लिपिंग उठता है और कहता है कि वह आराम करे, और वह डिनर तैयार करता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, क्वीन सोचती है कि यह रेल्म्स के बीच एक ट्रांजिशन था और वंडर करती है कि क्या ऐसी कोई टेक्निक सच में होती है। इस दौरान जिस एग में अमीलिया थी वह हिलने लगता है और उसके अंदर से एक टांग शेल को तोड़कर बाहर निकलती है। अब जागी हुई और घर में लिपिंग खुशी से कहता है कि अमीलिया आखिरकार बाहर आ गई। वह उसे अपना ड्राई बुलफ्रॉग स्ट्यू ट्राई करने को भी कहता है कि आखिरकार प्रोटीन असली न्यूट्रिशन की एसेंस है और उसे ज्यादा खाने को कहता है। छोटा क्रीचर ठीक से नहीं समझता कि वह प्रोटीन से क्या मतलब है। उसी समय क्वीन ड्रैगन से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ जब वह डार्क गिल्ड को खत्म करने गई थी। वह पूछती है कि क्या डीमन किंग लेवल तक पहुंचने के बाद भी वह हार गई थी। उसका माउंट जवाब देता है कि हां, वह हार गई थी। फिर वह याद करने लगती है और बताती है कि मैलफॉय से मिलने पर उसने कहा कि वह इसी तरह उसे पार कर सकता है। वह गुस्से में आ जाती है और उसे कोसती है, कहती है कि उसने उसके मास्टर को डिफाइल करने की हिम्मत की। तभी जो उसका मास्टर लग रहा था वह कैप्सूल से निकलने लगता है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। उसी समय ओल्ड मैन यह सच नहीं मानता और कहता है कि अमीलिया गलत है। एलिजाबेथ की कॉपी ड्रैगन पर अटैक करती है, लेकिन वह दूरी बना लेती है। वह अपने ओपोनेंट्स को देखती है और मानती है कि वह सच में उसके मास्टर की मैजिकल पावर है। फिर भी वह पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ जबकि उसका सच्चा मास्टर अब भी जिंदा है। ओल्ड मैन जवाब देता है कि यह बहुत सिंपल था। वह मानता है कि यह उसका प्यार था जो उसे आगे बढ़ाता रहा, हजारों बार फेल होने के बाद भी। उसने कभी नहीं माना कि उसका मास्टर चला गया। वह हमेशा सोचता था कि वह उसके पास लौटेगी। वह कहता है कि वही प्यार उसे अब तक स्ट्रांग बनाए रखा। यह सब सुनकर अमीलिया उसे बेवकूफ कहती है और चेतावनी देती है कि वह उसे मिटा देगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, 2 शैडोज, मलफॉय के सेवक, उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ड्रैगन अपने ड्रैगन लेग्स का इस्तेमाल करती है, दुश्मनों पर अचानक वार करती है और उन्हें दूर फेंक देती है। सबसे पहले उठता है फ्लोटिंग टेलीविजन। उठते ही उसे लगता है कि अमीलिया के पास डीमन किंग जैसी ताकत है और वह अपने मास्टर से पूछता है कि क्या वह लड़ सकता है। वह मना करता है और कहता है कि ड्रैगन की मैजिकल पावर उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसे चोट नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना होगा। वह नंबर 24 को आदेश देता है कि बाकी को ले जाए और टेलीविजन सिर हिलाता है, आदेश मानते हुए। दूसरी ओर अमीलिया कहती है कि वह बहुत घमंडी हो रहा है। वह पूछती है क्या उसे सच में लगता है कि वह उसे पकड़ सकता है, और उसे चेतावनी देती है कि अपने मास्टर की पावर की कॉपी से ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। लेकिन अंदर से वह सोचती है कि मास्टर नकली है और अब वह अपने असली मास्टर का आदेश मान रही है। तभी एक एनर्जी हैंड जमीन से निकलता है और अमीलिया को पूरी तरह से पकड़ लेता है, जो सोच भी नहीं पाती कि ये हाथ उसने कब बुलाए। उसी समय वह सोचती है कि वह हिल भी नहीं सकती और मानती है कि मैजिकल टेक्निक्स भी पूरी तरह से सेम हैं। वह मैलफॉय को फिर से कोसती है कि उसने उसके मास्टर की कॉपी बनाने की हिम्मत की। फिर बूढ़ा आदमी बताता है कि उसका मास्टर असली वाले की मैजिकल पावर से बना है। वह जोड़ता है कि कोई और उस एनर्जी को नहीं जानता
जितना वह जानती है, और पूछता है क्या वह अब भी मानती है कि सामने वाला मास्टर नकली है। दूसरी तरफ कॉपी फिर से अपनी पावर एक्टिवेट करती है और एक एनर्जी आर्म से अमीलिया को दबोचती है। ड्रैगन, जो मुश्किल में है, खुद से कहती है कि स्थिति बहुत खराब है। पेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके मास्टर की पावर उसे पूरी तरह दबा रही है, और अगर ऐसा चलता रहा तो वह पकड़ ली जाएगी। मैल्फॉय उसे कहता है कि वह विरोध करना बंद करे और दर्द से बचने के लिए सहयोग करे। लेकिन फिर ड्रैगन अपना सिर दिखाती है, बताती है कि उसने अपने शरीर का एक हिस्सा बुला लिया है। वह कहती है कि भले ही वह अपने मास्टर की पावर से किसी पर वार नहीं कर सकती, वह इस जमीन को तबाह कर सकती है। हल्की सी मुस्कान के साथ वह कहती है कि वह सब कुछ खत्म कर सकती है। फिर वह अपना वर्ल्ड एनाहिलेशन मैजिक एक्टिवेट करने लगती है। मल्फॉय का एक साथी उस हमले को देखकर सोचता है, क्या यही डीमन किंग की असली ताकत है? मल्फॉय उसे देखता है और चिल्लाता है कि सभी को भागना होगा। उसी समय अमीलिया जमीन पर वार करती है जहां वे खड़े थे। धमाका पूरी जगह को तबाह कर देता है। तब तक डार्क गिल्ड के सभी पिलर पहले ही बाहर जा चुके थे और कुछ दूर थे। वे डिस्ट्रक्शन की ताकत से हैरान थे, खासकर वही औरत जो फिर से सोचती है कि क्या यह वाकई डीमन किंग की ताकत है। पूरी जगह मलबे में बदल चुकी है। दूसरी ओर अमीलिया थक कर गिरती है। वह सोचती है कि वह बहुत घमंडी थी और मानती है कि उसने नहीं सोचा था कि मैल्फॉय उसके मास्टर की पावर इस्तेमाल करेगा। किस्मत से वह अपनी टेक्निक ड्रैगन किंग्स रोर का इस्तेमाल कर पाई, लेकिन ऊपर देखते ही वह सोचती है कि वो जमीन अब भी वहां क्यों है। तभी पता चलता है कि नकली क्वीन ने फॉरबिडन ट्रांसेंडेंस स्किल का इस्तेमाल किया था। बूढ़ा आदमी कहता है कि लेडी अमीलिया का गुस्सा डरावना है। भले ही उन्होंने उसकी 99% पावर खींच ली थी, उसकी डिस्ट्रक्शन की ताकत अब भी भयंकर है। वह खुश होता है कि यह पावर उसके मास्टर से आई है, नहीं तो वह कब का राख बन चुका होता। वह हंसता है और ड्रैगन से पूछता है क्या वह फिर से वह पावर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अगर उसका मास्टर थोड़ा और खींच ले तो वह कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वह छोटी अब थक चुकी है, बेहोश होने लगती है और अपने मास्टर से माफी मांगती है कि वह इस बार अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। जैसे ही वह बेहोश होती है, उसकी मार्क चमकती है और एक्टिवेट होती है एबिलिटी ड्रैगन्स प्रोटेक्शन। एक सुरक्षात्मक अंडा उसे घेर लेता है, जिससे मैल्फॉय सोचता है क्या अब भी कोई हिडन स्पेल था। लेकिन फिर वह उसे नजरअंदाज करता है, मानकर कि वह अब भी उसकी मैजिक निकाल सकता है। वर्तमान में अमीलिया बताती है कि वही हुआ कि डीमन किंग बनने के बाद भी वह हार गई। वह अपने मास्टर को देखती है और मानती है कि उसे अब जिंदा नहीं होना चाहिए, कि वह उसकी सवारी बनने लायक नहीं रही, और उससे अंत देने की प्रार्थना करती है। लेकिन एलिजाबेथ खाना खा रही होती है और जब वह देखती है, वह पूछती है क्या बात पूरी हुई। लिपिंग अपनी क्वीन से पूछता है कि खाना कैसा लगा, और कहता है कि बहुत समय बाद वह डिश बनाई थी और वह जानना चाहता है कि स्वाद सही लगा या नहीं। एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, लेकिन शायद उसका स्वाद अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि उसे सिर्फ सफेद चावल के साथ वह फीका लग रहा है। फिर हीरो पूछता है क्या वह चाहेंगी कि वह फ्राइड राइस बनाए, जिस पर वह जवाब देती है हाँ, और वह उसे ट्राई करने के लिए उत्साहित होती है। अमीलिया उन्हें बिना भाव के देखती है, खासकर जब वह सुनती है कि लेपिंग कहता है कि उसकी क्वीन को अब स्पाइसी खाना पसंद आने लगा है, जिस पर वह कहती है यह उसके साथ रहने की वजह से है, और आखिरकार उसने वह स्वाद अपनाया। ड्रैगन उनके रिश्ते से परेशान हो जाती है और बार बार अपने मास्टर को बुलाने लगती है, लेकिन वह उसे चुप कराती है, उसके मुंह में खाना डालकर, और कहती है कि उसने सुन लिया है और उसकी बात मान लेगी। तभी अचानक अमीलिया एक तारों के रास्ते पर पहुंच जाती है, जो एक खाली अंतर में होता है। वह सोचती है कि वह कहाँ है और क्यों उसका मास्टर उसे अपने इनर रेल्म में लाया। वह चलना शुरू करती है और सोचती है कि यह जरूर सजा है, उसके मास्टर की ओर से एक सीख। वह मानती है कि वह इस एंडलेस रास्ते में हमेशा के लिए फंसी रहेगी, अपनी हार पर सोचती रहेगी और मर जाएगी, क्योंकि उसकी हार ने उसकी क्वीन की इज्जत को दागदार किया। वह चुपचाप बहुत देर तक चलती है, जब तक वह थक कर गिर नहीं जाती। वह कहती है कि वह अपने मास्टर को फिर कभी नहीं देखेगी, कि वह अब उसकी सेवा के लायक नहीं रही, लेकिन फिर भी वह उसे याद किए बिना नहीं रह सकती।
तभी एक रहस्यमय आवाज पूछती है, क्या वह वाकई वही है? ड्रैगन ऊपर देखकर देखती है कि एक विशाल मेंढक उसके सामने गिरता है और कहता है कि लॉर्ड ऑफ बीस्ट्स, गोल्डन ड्रैगन आखिरकार आ गई है। वह महान प्राणी कहता है कि डीमन किंग की राह आसान नहीं होती और आखिरी बाधा वही है। छोटी ड्रैगन उलझन में पूछती है कि वह कौन है, और मेंढक कहता है कि यह सामान्य है कि वह उसे नहीं जानती, क्योंकि जब वह टैडपोल था वह पहले ही मैजिकल बीस्ट्स की लेडी थी। लेकिन जब वह सालों तक गायब रही, उसने उसकी जगह ली और सभी मैजिकल बीस्ट्स को लीड किया। लेकिन जब तक वह उसे हरा नहीं देता, वह नया लॉर्ड ऑफ बीस्ट्स नहीं बन सकता। वह मानता है कि वह पहले ही जानता था कि यह दिन आएगा, इसलिए वह इस पल के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह अपने पीछे अन्य बीस्ट्स दिखाता है और अगले ही पल वह ड्रैगन पर कूदता है और चिल्लाता है कि अगर वह उसे हरा दे तो वह अपनी आखिरी इवोल्यूशन पूरी कर लेगा और डीमन किंग लेवल तक पहुंच जाएगा। अमीलिया उलझन में कहती है कि थोड़ा रुको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर लेपिंग कहता है कि फ्राइड राइस बन गया है, लेकिन जब वह टेबल पर वापस आता है वह पूछता है कि अमीलिया को क्या हुआ, क्योंकि वह एब्सेंट लग रही है। वह सोचता है कि शायद वह खाना खाने की आदी नहीं है। क्वीन कहती है कि ऐसा नहीं है, वह सिर्फ धीरे धीरे सेवर कर रही है वह प्रोटीन जो उसने तैयार की।